students, today we learn how to calculate table 3 value under बिगेम मेथड। आपने जब भी बिगेम मेथड के अंदर टेबल 3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो आपने सबसे पहले इसके अंदर कॉलम्स को फिल ऑन कर लेना है। इसके अंदर कॉलम्स आएंगे सीजे, बेसिक वेरिएबल, यूनिट्स, x1, x2, s1, s2। आपने सबसे पहले इसके अंदर कॉलम्स को फिल ऑन कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम है, आपने इसमें बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं। आपने सबसे पहले इसके अंदर बेसिक वेरिएबल्स को लिखना है। जब आप इसके अंदर बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे तो आपने चेक करना है टेबल 2 के अंदर आपके पास की एलिमेंट क्या आया था। आपके पास की एलिमेंट आया है टेबल 2 में से 13/5 और वो A2 के कॉरस्पॉन्डिंग है और दूसरी तरफ उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 है। हम क्या करेंगे, टेबल 3 के अंदर ये A2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह हम x1 की वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे। 13/5 हमारा A2 के कॉरस्पॉन्डिंग आया था और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके x1 था, इसलिए हम A2 के वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे और उसकी जगह x1 वैल्यू को टेबल 3 के अंदर पुट ऑन कर देंगे। हम टेबल 3 में x1 का वेरिएबल पुट ऑन कर देंगे इन रिप्लेस ऑफ A2। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो x2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इसके अंदर बेसिक वेरिएबल पुट ऑन कर लोगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है, अब हमारा टेबल 2 में से A2 निकल के टेबल 3 में x1 आ गया है, तो जब भी हम टेबल 3 बनाएंगे तो उसके अंदर A2 का कॉलम नहीं आएगा, उसके अंदर A2 का कॉलम नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट काम है आपका, आपने सीजे पुट ऑन करने हैं। तो सबसे पहले आपने x1, x2, s1, s2 का सीजे जो टेबल 2 में था वो एज इट इज़ फिल कर देना है। जो था 5, 6, 0, 0 वो हमने एज इट इज़ फिल ऑन कर दिया है 5, 6, 0, 0। और हमने दूसरी तरफ x2 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास 6 था तो हमने 6 लगा दिया और हमारे पास x1 का था तो वो 5 था, हमने 5 लगा दिया। हमारे पास x2 का 6 था, हमने 6 पुट ऑन कर दिया। x1 का हमारे पास 5 था तो हमने 5 पुट ऑन कर दिया। जब आप ये कंट्रीब्यूशन को फिल ऑन कर लोगे, आपका नेक्स्ट काम है ये x2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखना है और आपने x1 की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना सीखना है। x2 की वैल्यूज़ निकालनी सीखनी है और आपने x1 की वैल्यूज़ भी निकालनी सीखनी है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो एलिमेंट हमारा रिप्लेस होके आया है। हमने चेक किया था कि टेबल 2 में से हमने A2 को रिप्लेस करके x1 का एलिमेंट लिया है, इसलिए जब हम टेबल 3 में वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो रिप्लेस होके आया है। हमारे केस में वो x1 है तो सबसे पहले हम x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब हमने x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए फार्मूला यूज़ होगा ओल्ड वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। हमारा फार्मूला यूज़ होगा ओल्ड वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। जो x1 है वो A2 को रिप्लेस करके आया है तो हम ओल्ड वैल्यूज़ A2 की सारी लिख लेंगे। वो वैल्यूज़ थी हमारे पास 900, 13/5, 0, 1/5 और -1। हमारे पास वैल्यूज़ थी 900, 13/5, 0, 1/5 और -1। वो हमने एज इट इज़ नीचे सारी लिख ली हैं। जब आप ये वैल्यूज़ को लिख लोगे तो आपने इसको डिवाइड करना है की एलिमेंट से। तो टेबल 2 से हमारा की एलिमेंट 13/5 था, इसलिए हम सभी वैल्यूज़ को 13/5 से डिवाइड कर देंगे। हमारा की एलिमेंट 13/5 था, इसलिए हम सबको 13/5 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4500/13, 1, 0, 1/13 और -5/13। जब आप ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके ले आओगे तो आप टेबल 3 के अंदर x1 में ये सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कर दोगे। आप x1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कर दोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम है, आपने x2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखना है। आपका नेक्स्ट काम है, आपने x2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखना है। x2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए भी आपका फार्मूला यूज़ होगा ओल्ड वैल्यूज़ माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यूज़ माइनस
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यूज। आपकी x2 में ओल्ड वैल्यूज टेबल 2 से ले लोगे, जो भी आपकी ओल्ड वैल्यूज थी वो आपने एज इट इज नीचे लिख लेनी है, 300, 2/5, 1, -1/5 और 0। अब आपने इसमें से माइनस करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप वो लोगे जो की एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग था। की एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट 2/5 था, तो हम सबके अंदर 2/5 को लिख लेंगे और ये 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू वैल्यूज के साथ। ये न्यू वैल्यूज आप वो लोगे जो आपने x1 के अंदर कैलकुलेट की थी। x1 की वैल्यूज जो भी आई थी वो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, और जब ये आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करोगे तो आपका ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, पहले आपने ये मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपने 300 में से माइनस कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए 2/5 × 1 आपका 2/5 आएगा, फिर 2/5 - 2/5 करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे करके आप सारी x2 की वैल्यूज टेबल 3 के लिए कैलकुलेट कर लोगे। जब आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे तो आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आपने x2 के अंदर पुट ऑन कर देनी है। आपने ये सारी वैल्यूज x2 के अंदर पुट ऑन कर देनी है। जब ये वैल्यूज आप पुट ऑन कर दोगे तो आपका नेक्स्ट काम है ZG कैलकुलेट करना। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे, x2 की वैल्यूज पुट ऑन कर दोगे, नेक्स्ट काम है आपका ZG कैलकुलेट करना। ZG के लिए आपका फार्मूला यूज होता है जैसे टेबल 2 में, टेबल 1 में यूज हुआ था, CJ मल्टीप्लाई बाय डिसीजन वेरिएबल। तो बेटा फार्मूला यूज होगा CJ मल्टीप्लाई बाय डिसीजन वेरिएबल। तो आपका CJ था 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 × 1 प्लस 5 × 0 आपके पास 6 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय -3/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/13, जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास -1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 2/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -5/13, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। ZJ के लिए फार्मूला यूज किया, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपका ये ZJ कैलकुलेट करके आ जाएगा। आपका नेक्स्ट काम है इसके बाद CJ - ZJ कैलकुलेट करना। आपका नेक्स्ट काम है CJ - ZJ कैलकुलेट करना। आपके पास CJ 5 था, 5 - 5 0 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 - 6 0 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 0 - -1 तो वो +1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में 0 - -1 तो वो भी आपके पास +1 आ जाएगा। ऐसे करके आप CJ - ZJ की ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे। स्टूडेंट्स, मिनिमम z के सम में हम हमेशा CJ - ZJ में से हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू की कॉलम में से चुनते थे, पर इस केस में हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है। इसलिए जब भी मिनिमम z के सम आपको आएंगे तो CJ - ZJ की वैल्यू जब भी 0 और पॉजिटिव आ जाएगी तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल खत्म हो जाएगा। मिनिमम z के केस में जब भी CJ - ZJ की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ जाएगी तो आपका सम खत्म हो जाएगा। तो आपको कोई भी पॉसिबल रेशियोज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये सम CJ - ZJ कैलकुलेट करके ख़त्म हो जाएगा तो आपने लास्ट पे क्या लिख देना है, आपने लिखना है सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ CJ - ZJ आर पॉजिटिव हैंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीच्ड। जब ये वैल्यूज आपकी CJ - ZJ की 0 और पॉजिटिव आ जाएंगी, आपने लास्ट पे लाइन लिख देनी है और आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल आएगा। जब ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल आएगा, आपका नेक्स्ट काम है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने मिनिमम z की फिगर पुट ऑन कर देनी है, 5x1 प्लस 6x2। तो 5x1 की वैल्यू आपने जो भी कैलकुलेट की है वो थी 4500/13, वो आप पुट ऑन कर लोगे 4500/13। ऐसे ही x2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 2500/13, वो भी आप 2500/13 पुट ऑन कर लोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2700 निकल के आ जाएगा। जब ये आप आंसर निकाल लोगे तो आपका बिगम मेथड कंप्लीट हो जाएगा।
This is all about big game method under linear programming. Thank you.